गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ कोमल शर्मा। आज अपन जेनेटिक्स कंप्लीट जेनेटिक्स जो अपन ने पढ़ी थी उसको अपन डिस्कस करेंगे शॉर्ट नोट्स के साथ और शॉर्ट पीडीएफ। इसकी पीडीएफ जो कंप्लीट पीडीएफ है वो पहले प्रोवाइड करवा दी गई थी और आज फिर से इसके शॉर्ट नोट्स और कंप्लीट नोट्स वो प्रोवाइड करवा देंगे क्योंकि आपकी कल से एग्जाम है। तो लास्ट मिनट पे अपन देखते हैं इसके शॉर्ट नोट्स से रिविजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अपन देखते हैं कैरियोटाइपिंग। मैंने बताया था कि कैरियोटाइपिंग क्या होते हैं कि जो अपने क्रोमोसोम होते हैं वो क्रोमोसोम के अंदर उनके नंबर्स, उनकी साइज और शेप, यानी कि क्रोमोसोम के नंबर, कहीं क्रोमोसोम ज़्यादा तो नहीं हो रहे, क्रोमोसोम का साइज यानी कि या तो छोटा या बड़ा क्रोमोसोम तो नहीं हो रहा, या फिर उसकी शेप यानी कि उसकी शेप कैसी है। तो इसको डिटेक्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं, कैरियोटाइपिंग। अब इसके टाइप देखते हैं, दो टाइप के होते हैं, कैसे कैसे आप कर सकते हैं कैरियोटाइपिंग। सबसे पहले होता है एक एसिमेट्रिक और सेकेंड होता है सिमेट्रिक। एसिमेट्रिक मतलब दिख रहा है आपको जो डायग्राम है उसके अंदर जो अपना क्रोमोसोम है वो क्या है, एक्रोसेंट्रिक, यानी कि जो स्मॉल आर्म है वो स्मॉल है और जो दूसरी आर्म जो अपर वाली है वो स्मॉल है और जो नीचे वाली वो क्या है, शॉर्ट आर्म है। तो इसमें इसकी वजह से क्या होगा, अब देखो ऊपर वाली शॉर्ट है और नीचे वाली लॉन्ग है, तो इसमें क्या होगा कि जो लार्ज डिफरेंस शो हो सकता है अपन को आराम से। और जो सेकंड है सिमेट्रिक, यानी कि दोनों जो अपने सेंट्रोमियर है ये वाला, और जो ऊपर जो अपनी आर्म है दोनों वो क्या है, सेम ही है, मतलब ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है। तो इसमें क्या होगा कि डिफरेंस अपन पता नहीं कर पाएंगे कि अच्छा ये डिफरेंस छोटी है या बड़ी, इसमें पता नहीं चल पाएगा। और जो एसिमेट्रिक उसमें पता भी चल पाएगा। तो ये क्या होगी, एक एडवांस टेक्निक होती है, और जो सिमेट्रिक होती है वो क्या होती है, एडवांस टेक्निक नहीं होती है। फिर अपन थर्ड देखते हैं इसका प्रोसीजर क्या होता है। सबसे पहले अपन कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सैंपल को कलेक्ट करेंगे। सैंपल कलेक्ट होने के बाद में क्या करेंगे, ग्रो सेल, यानी कि कोई भी सैंपल लिया, यानी कि एमनियोसेंटेसिस लिया या फिर कोई बायोप्सी ली अपन ने, तो उसको क्या करेंगे उसको अपन ग्रो करवाएंगे। उसके बाद में अपन उसको क्रोमोसोम को देखेंगे। अब क्रोमोसोम कब देखेंगे, जब क्रोमोसोम अपन जो अपनी सेल डिवीजन होता है, जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो मेटाफेज क्या होता है, मेटाफेज एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसी सेल डिवीजन होता है जिसके अंदर अपन जो क्रोमोसोम है वो अच्छे से विजिबल होंगे। तो मेटाफेज में क्या करेंगे, अपन इसको स्टॉप कर देंगे और स्टॉप करने के बाद में जो भी एब्नॉर्मलिटी है वो अपन क्या करेंगे, चेक करेंगे। अब इसके पर्पज़ देखते हैं कि अपन को क्यों ज़रूरत है, क्यों अपन कैरियोटाइपिंग कर रहे हैं। तो इसके पर्पज़ है डिटेक्ट जेनेटिक डिसऑर्डर, यानी कि देख लो अपने जो अपन पढ़ेंगे डाउन सिंड्रोम में क्या होती है कि 21 क्रोमोसोम होता है, उसकी क्या हो जाती है, ट्राइसोमी हो जाती है। अब अगर ये अपन को जब पेरीनेटल केयर होती है उस टाइम पे अगर अपन को पता चल जाए कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम है और अपन को पता है कि आगे जाके इसको कोई फ्यूचर नहीं है, तो क्या करेंगे, उसका अबॉर्शन करवा सकते हैं। तो ये क्या होती है, डिटेक्ट जेनेटिक डिसऑर्डर, चेक क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी की, जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर पटाउ सिंड्रोम। तो जो भी सिंड्रोम होते हैं उसकी क्या कर लेंगे, अपन एब्नॉर्मलिटी देख लेंगे। ये हो गया इसके पर्पस। अब रोल ऑफ नर्स क्या हो गया इसके, कि एक्सप्लेन प्रोसीजर। देखो कोई भी किसी भी अपन मान लो जैसे जेनेटिक्स हो गया अपनी, और जो फार्मा पैथोजेनेटिक्स और एमएसएन, किसी के अंदर भी अपन मान लो कोई नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख रहे हैं, तो सबसे पहले अपन कोई भी सर्जरी से पहले अपन क्या करवाएंगे, अपन को बताएंगे पेशेंट को कि एक्सप्लेन करेंगे प्रोसीजर की आपकी ऐसे ऐसे सर्जरी होगी, ताकि पेशेंट की जो एंजाइटी वो कम हो सके। फिर हेल्प करेंगे सैंपल कलेक्शन में। अब मान लो जो डॉक्टर है वो सैंपल कलेक्ट करे तो उसकी क्या करेंगे, अपन हेल्प करेंगे। मेंटेन इन्फेक्शन कंट्रोल वाइल हैंडलिंग सैंपल, यानी कि अपन को एसेप्टिक टेक्निक यूज़ करनी है, ताकि क्या होता है, एसेप्टिक टेक्निक यूज़ करेंगे तो क्या होगा, अपने इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये होगी अपनी कैरियोटाइपिंग। ये मैंने एक वन पेज में आपको समराइज़ किया है। इसके जो लॉन्ग नोट्स है वो मैं आपको आज प्रोवाइड करवा दूँगी, पहले भी आप चेक कर सकते हैं, हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैंने प्रोवाइड करवा रखे हैं। अब अपन देखते हैं सेकेंड, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये अपन 12th से पढ़ के आ रहे हैं कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या होता है। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत आता होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। इसको क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड मेगा प्रोजेक्ट। लॉन्च कब हुआ था, 1990 पे। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटेड टू एजेंसी, यानी कि जो ये प्रोजेक्ट है वो कौन सी दो एजेंसी जो कोऑर्डिनेट करती है, एक तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। देखो एक तो इसका जो ये डेट, ये जो है ना इसका सन, यानी कि इसके ईयर जो है वो 1990, तो ये याद करना है। और इसकी जो एजेंसी, कौन सी इसकी एजेंसी जो सपोर्ट करती है, कि आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके अंदर ये आ सकता है। तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ये क्या करती है, इसको सपोर्ट करती है, इसको कोऑर्डिनेट करती है। अब इसको कंप्लीट होने में कितने साल लगे, 13 साल लगे, यानी कि 1990 में तो स्टार्ट हुआ था और 2003 में कंप्लीट हुआ। तो कितने साल हो गए, 13 साल हो गए, 13 साल लगे। तो अब इसके देखते हैं अपन स्टेप्स।
3 स्टेप में कंप्लीट है। सबसे पहले अपन देखते हैं जनरेशन ऑफ क्रोमोसोम मैपिंग, लार्ज स्केल डीएनए सीक्वेंसेस एंड एनोशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस। अब देखो इसको देखते हैं कि जनरेशन ऑफ क्रोमोसोम मैपिंग क्या होती है। देखो सबसे पहले अपन इसके अंदर ये देखते हैं कि देखो 2 तरह से अपन जनरेशन ऑफ मैपिंग कर सकते हैं। एक तो होता है फिजिकल और एक होता है जेनेटिक। फिजिकल में अपन क्या देखेंगे कि अपन फिजिकली अपन किसी का मान लो अपन सोच के देखिए तो फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, यानी कि वो कहाँ पे है, क्या उसके बीच में कितनी डिस्टेंस है, क्या है, तो क्या करेंगे अपन फिजिकल मैपिंग यानी कि फिजिकल मैपिंग करेंगे। और जेनेटिक मैपिंग में क्या करेंगे अपन जो अपने जो जीन है वो कैसे अरेंज है, किस तरह से अरेंज है, उसको अपन जेनेटिक मैपिंग में देखते हैं। अब जेनेटिक मैपिंग में एक चीज़ और है, अपन को ये अपन जो पूरे वर्ल्ड है उसके अंदर हर एक इंसान से डिफरेंट होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ क्रोमोसोम। अपने क्रोमोसोम की वजह से अपन क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अपने जीन की वजह से क्या होते हैं, अपन डिफरेंट होते हैं हर। तो ये कौन बताता है, ये क्या बताता है, अपन जो जनरेशन ऑफ क्रोमोसोम मैपिंग है यही बताता है, जिसके अंदर जेनेटिक जो है जेनेटिक मैपिंग वो बताता है। सेकेंड अपन देखते हैं लार्ज स्केल डीएनए सीक्वेंसेस। अब ये अपन ने मैपिंग कर ली। मैपिंग करने के बाद में अपन क्या करेंगे, डीएनए के सीक्वेंस को देखेंगे कि जहाँ पे उसका सीक्वेंस है वो वहाँ पे है या नहीं है। और थर्ड अपन क्या करेंगे, थर्ड अपन देखें एनोशन ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस, यानी कि अब अपन ने देख लिया, अब अपन देखेंगे कि इस डीएनए के अंदर कोई गलती तो मतलब कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, कुछ डीएनए सेगमेंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये क्या करेंगे अपन इसमें एनोशन ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस में देखेंगे। अब हम देखते हैं इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेशन होता है। सबसे पहले देखते हैं अपन मेडिकल एप्लीकेशन। देखो मेडिकल एप्लीकेशन कैसे कैसे कर सकते हैं अपन। कोई भी मान लो किसी पर्सन को कोई डिजीज़ हो रही है तो उस जैसे पेरीनेटल डायग्नोसिस करते हैं अपन, तो पेरीनेटल डायग्नोसिस में अपन क्या कर सकते हैं कि अपन पता लगा सकते हैं कि अच्छा ये जो बच्चा है वो ठीक है या नहीं, उसमें कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं, कोई कंजेनाइटल डिजीज़ तो नहीं है, तो वो क्या करेंगे अपन पता लगा सकते हैं। माइक्रोबियल जीनोम रिसर्च, यानी कि नए नए जो माइक्रोब्स होते हैं, जो भी स्टडी होती है उनके बारे में देखना। और जो पोल्यूशन होता है अपने एनवायरनमेंट के अंदर उसको कैसे कितना है उसको मॉनिटर करना कौन करता है, जेनेटिक मैप इसकी जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट उसकी वजह से होता है। डीएनए फॉरेंसिक, यानी कि मान लो कभी रेप की कंडीशन हो जाती है तो उसमें जो फिंगरप्रिंट होते हैं वो देखने के लिए। और एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक। देखो एग्रीकल्चर में कैसे होगा कि सूखा, आजकल सूखे की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो अपन सूखे में भी कैसे खेती कर सकते हैं वो क्या है, वो कौन बताता है, वो बताता है अपन को ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो ये हो गया अपना ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। थर्ड अपन देखते हैं इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी क्या होती है, इनफर्टिलिटी सोशल और मेडिकल प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम और मेडिकल प्रॉब्लम दोनों होती है। मीनिंग क्या होता है, नॉट गेटिंग प्रेग्नेंट, यानी कि एक वुमन क्या होती है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, उसको क्या बोलते हैं अपन, इनफर्टिलिटी बोलते हैं। अब इसकी देखते हैं अपन डेफिनेशन क्या होती है कि इनफर्टिलिटी क्या होती है, फेलियर टू कंसीव ए चाइल्ड इवन आफ्टर रेगुलर एंड प्रोटेक्टिव सेक्शुअल इंटरकोर्स फॉर 1 ईयर या मोर, यानी कि 1 साल तक सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद भी क्या होती है, फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, उसको क्या बोलते हैं अपन, उसको बोलते हैं इनफर्टिलिटी। अब अपन देखते हैं मेल और फीमेल दोनों में डिसऑर्डर हो सकते हैं। मेल के अंदर इम्पेयरमेंट और स्पर्म प्रोडक्शन, यानी कि स्पर्म प्रोडक्शन में क्या हो गया, इम्पेयरमेंट हो गया, यानी कि नो सीमेन के अंदर स्पर्म नहीं आना, वो हो गया। इम्पेयरमेंट और डिलीवरी ऑफ स्पर्म, यानी कि कोई भी उसकी जो डक्ट है उसके अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, डिलीवरी में स्पर्म की डिलीवरी में प्रॉब्लम आ गई। थर्ड क्या हो गया, जनरल हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, यानी कि आजकल जैसे एल्कोहल हो गया, एल्कोहल का कंजप्शन हर एक इंसान कर रहा है, लेडी हो या फिर जेंट्स दोनों ही इसका एल्कोहल का यूज़ करते हैं। ओबेसिटी एक मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है इनफर्टिलिटी का, तो ओबेसिटी की वजह से हो सकता है। तो ये क्या होगी, जनरल हेल्थ एंड एनवायरनमेंट की वजह से। अब अपन देखते हैं सेकंड फीमेल में ओवेरियन डिसऑर्डर हो सकता है। आजकल पीसीओडी हर एक तीसरी महिला को है, तो ओवेरियन डिसऑर्डर की वजह से क्या हो सकता है, जो इनफर्टिलिटी हो सकती है। प्रॉब्लम इन यूट्रस के अंदर कोई प्रॉब्लम हो रही हो उसकी वजह से क्या हो गया, इनफर्टिलिटी हो सकती है। और मेडिकेशन, यानी कि जैसे एनसेड्स हो गए या कोई भी अपन दवाई लेते हैं उसकी वजह से क्या हो सकती है, अपन को इनफर्टिलिटी हो सकती है। अब अपन देखते हैं टाइप, देखते हैं इनफर्टिलिटी के कौन कौन से टाइप होते हैं। इसके 2 टाइप होते हैं, एक तो प्राइमरी इनफर्टिलिटी, एक होती है सेकेंडरी। देखो प्राइमरी यानी कि पहले प्राथमिकता, मतलब कोई भी प्रेगनेंसी नहीं हुई हो, बच्चा कभी हुआ ही नहीं और फीमेल क्या होती है प्रेग्नेंट हो ही नहीं पाती है। और सेकेंडरी यानी कि एक बच्चा उसकी हो गया, वो बच्चा जिंदा भी है, फिर वो सेकेंड चाइल्ड करना चाह रही है, तो क्या हो गया, वो नहीं कर पाती, मतलब वो कंसीव करने में अनेबल होती है। तो ये हो गई प्राइमरी एंड सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। लास्ट में अपन देखते हैं इसके डायग्नोसिस इवैल्यूएशन कि इसमें क्या क्या डायग्नोसिस कर सकते हैं अपन। सबसे पहले अपन मेल के अंदर देखते हैं, मैन में क्या कर सकते हैं अपन, सीमेन एनालिसिस जो मैंने पढ़ा रखा आपको, कैरियोटाइपिंग कर सकते हैं, टेस्टिक बायोप्सी करने से क्या पता आपको कंफर्मेटिव टेस्ट मतलब पता चल जाएगा कि क्या दिक्कत है, एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है।
फीमेल में क्या कर सकते हैं मैम, ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, यूएसजी कर सकते हैं, लेप्रोस्कोपी कर सकते हैं, या एससीजी लेवल इन ब्लड, यानी कि एससीजी क्या होता है, जो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने में हेल्प करता है, उस हार्मोन को क्या देखते हैं अपन, डिटेक्ट कर सकते हैं। फिर अपन देखते हैं इसका मैनेजमेंट। एमजीटी का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये एक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की वजह से मतलब जो वेजाइना के अंदर है वो जो स्पर्म है वो डायरेक्ट इंसर्ट कर दिए जाते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये इसके क्या होता है, मैनेजमेंट होता है। थर्ड अपन देखते हैं डिसमॉर्फिज्म। देखो डिसमॉर्फिज्म का मतलब है क्या, डिस यानी कि क्या होता है, एबनॉर्मल, मॉर्फिज्म यानी कि मॉर्फोलॉजी डेवलपमेंट। मॉर्फोलॉजी यानी कि अपन जो बाहर अपनी जो बाहरी बोलते हैं ना कि बाहर का डेवलपमेंट, अपने जो अपीयरेंस होता है, अपने जो उसके जो डेवलपमेंट है उसमें क्या आ गए, एबनॉर्मलिटी आ गई। ये क्या होती है, ये क्या होती है, कंजेनाइटल डिसऑर्डर होता है, यानी कि जब बच्चा ड्यूरिंग बोलते हैं कि इंटरनेटल जो होता है उसके अंदर क्या होती है, ये प्रॉब्लम होती है, मतलब बर्थ होने से पहले प्रॉब्लम होती है बच्चे की। अगर ड्यू टू अबनॉर्मल एम्ब्रियोजेनेसिस, इसकी वजह से क्या होती है, डिसमॉर्फिज्म होता है। अब अपन देखते हैं इसके टाइप्स, दो टाइप्स के होता है, मेजर और माइनर। देखो मेजर और माइनर, मेजर का मतलब ये है कि देखो फंक्शन तो चलो, स्ट्रक्चर तो खैर खराब है ही है, पर इसके फंक्शन में भी इम्पेयरमेंट आ रहा है, तो वो क्या हो गया, मेजर। और स्ट्रक्चर तो चलो खराब है लेकिन फंक्शन भी मतलब फंक्शन सही है, इसका मतलब माइनर, इनकी वो काम चला सकता है। पर मेजर में क्या होता है कि वो मतलब बोलते हैं कि लाइफ जिंदा नहीं रह सकता, तो वो गई इसके मेजर एंड माइनर। थर्ड अप देखते हैं अपन ईटियोलॉजी, यानी कि किस किस की वजह से हो सकता है ये। क्रोमोसोमल कोज हो सकता है, एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकता है, और इडियोपैथिक इसकी वजह से। इडियोपैथिक तो अपन को पता है कि इसका कोई वैसे कोज नहीं है, कोज फाइन नहीं है, तो क्रोमोसोम कोज की वजह से होता है, एनवायरमेंट की वजह से हो सकता है। फिर अपन देखते हैं कॉमन डिसमॉर्फिज्म सिंड्रोम, यानी कि कॉमन सिंड्रोम कौन से होते हैं। सबसे पहले क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, जो हर एक किसी को भी हो सकती है, जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, पटाउ सिंड्रोम हो गया। तो ये क्या होती है, कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी की वजह से क्या होती है, डिसमॉर्फिज्म हो सकती है। सिंड्रोम विद सीएनएस एंड न्यूरोलॉजी, इसमें कौन सी हो सकती है, माइटोनिक डिस्ट्रॉफी सिंड्रोम, ये हो सकता है। सिंड्रोम विद फिजिकल ग्रोथ, ये होती है मार्शल स्मिथ सिंड्रोम। अब इन सबको याद रखने का एक ही तरीका है कि आप गूगल पे जाना, गूगल पे जाके आप ये जो डिजीज़ है उनको सर्च करना और उनकी इमेजेस देखना, आपको पता चल जाएगा। फिर अपन देखते हैं इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट देखते हैं। यूएसजी करवा सकती है फीमेल, 2D इको, ईसीजी हो गया, तो ये क्या करते हैं, इसकी डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं। फिर अपन देखते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन, जैसे एमआरआई होगी, सीटी स्कैन हो गया, ब्लड बायोकेमिस्ट्री होगी। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अपन को कंफर्म पता चल जाएगा, एमआरआई सीटी स्कैन करवाएंगे तो अच्छा कि ये इसकी वजह से डिसमॉर्फिज्म हुआ है। फिर इसका मैनेजमेंट, अब मान लो अपन को जो पेरीनेटल केयर, उस पेरीनेटल डायग्नोसिस करा रहा, अपन को पता नहीं रहा और बच्चे की बर्थ हो गया, तो क्या करेंगे, इसका वन और मतलब ओनली एंड ओनली इसका क्या है, सर्जरी ही है, इसका कोई और मैनेजमेंट हो ही नहीं सकता। फिर अपन देखते हैं पेरीनेटल डायग्नोसिस। पेरीनेटल डायग्नोसिस क्या होता है, पेरीनेटल डायग्नोसिस होता है जब बच्चा बर्थ नहीं हुआ और जो बच्चे क्या है माँ के वूम में है, तो उसको क्या बोलते हैं, पेरीनेटल डायग्नोसिस। इसको पेरीनेटल टेस्टिंग भी बोलते हैं। अब पेरीनेटल डायग्नोसिस होता है वो दो वर्ड से मिलकर बना होता है, पेरीनेटल स्क्रैनिंग एंड पेरीनेटल डायग्नोसिस। पेरीनेटल स्क्रैनिंग क्या होती है, स्क्रैनिंग अपन जैसे अपन जनरली जाते हैं यूएसजी करवाएंगे, यूएसजी करवाने पर पता चले कि बच्चे की हार्ट बीट नहीं आ रही है, बच्चे जो मतलब जो बच्चा है वो एबनॉर्मल है, तो उससे अपन क्या कर सकते हैं कि अपन पेरीनेटल स्क्रैनिंग करवा रहे हैं। एनटीडी में क्या क्या हो सकता है, स्पाना बाइफिटा सिस्टिका ओकल्टा, ये हो सकता है। जीन म्यूटेशन की वजह से क्या हो सकती है, अपन को पता, जीन म्यूटेशन की वजह से पूरा क्रोमोसोम म्यूटेट हो जाएगा। फिर अपन देखते हैं पेरीनेटल डायग्नोसिस, इसमें क्या होती है, वेराइटी ऑफ टेक्निक टू डिटरमाइन हेल्थ, यानी कि जो फीमेल है उसकी हेल्थ को डिटरमाइन करने के लिए वेराइटी ऑफ टेक्निक यूज़ में ली जाती है। इसकी अब अपन देखते हैं इसके इंडिकेशन, यानी कि किस किस में अपन जो ये पेरीनेटल स्क्रैनिंग है वो किस किस में करवाते हैं। हाई रिस्क प्रेगनेंसी होगी, ये कैसे, जैसे प्री एक्लेम्सिया हो गया, इसकी कंडीशन हो, इसकी वजह से हो सकती है। वन और बोथ विथ जेनेटिक डिसऑर्डर, यानी कि जो पेरेंट्स है उनमें जेनेटिक डिसऑर्डर उसकी वजह से हो सकता है। मेटरनल एज 35 to 40, 35 मतलब 35 साल की ज़्यादा जो फीमेल होती है वो प्रेग्नेंट होना चाहती है, तो उसमें क्या होती है, उसमें हो सकता है ये। फैमिली हिस्ट्री ऑफ एनटीडी, यानी कि जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है, फैमिली हिस्ट्री उसकी अपन करवाते हैं। वुमेन विथ प्रीवियसली मिसकैरेज, यानी कि अबॉर्शन हो रखा हो वुमेन का, तो इस वजह से अपन क्या करवा सकते हैं, पेरीनेटल स्कैनिंग करवा सकते हैं। अब ये 2 टाइप्स के करवाते हैं अपन, एक तो होता है इन्वेजिव, एक होता है नॉन इन्वेजिव। इन्वेजिव का मतलब अपन कुछ ना कुछ इंसर्ट कर रहे हैं और इंसर्ट करके अपन क्या करते हैं, कोई फ्लूइड हो गया, कोई टिश्यू हो गया वो ले रहे हैं। और नॉन इन्वेजिव यानी कि अपन कुछ
इंसर्ट नहीं कर रहे अपन, जो अपर लिप जो अपनी जो स्किन है उसके ऊपर ही अपन कर रहे हैं, जैसे यूएसजी हो गया, एमआरआई हो गया, सेल फ्री फीटल डीएनए हो गया, तो ये कर सकते हैं। इन्वेजिव में कौन कौन से, एमनियोसेंटेसिस हो गया, बायोप्सी हो गई, कोरोनिक विलाई सैंपल हो गया, कोलियोसेंटेसिस और कार्डोसेंटेसिस। तो ये क्या होते हैं, ये मेथड होते हैं प्रीनेटल डायग्नोसिस के। अपन इससे पता लगा सकते हैं कि जो बच्चा है वो ठीक है। मतलब जैसे हाई रिस्क जो मदर होती है, मेनली उन्हीं में करना ये ज़्यादा मैंडेटरी होता है, क्योंकि हाई रिस्क मदर जैसे 35 से ज़्यादा एज की फीमेल है, वो प्रेग्नेंट होना चाह रही है, तो ऑब्वियसली बात है इसके अंदर ये सारी दिक्कतें आएगी। तो अपन उसमें क्या करते हैं, अपन ये टेस्ट करवाते हैं। अब अपन देखते हैं डाउन सिंड्रोम। देखो डाउन सिंड्रोम हम 12 से पढ़ते आ रहे हैं कि 21 क्रोमोसोम होता है, उसकी क्या होती है, एक्स्ट्रा कॉपी हो जाती है। तो जो 21 क्रोमोसोम की क्या होती है, एक्स्ट्रा कॉपी हो जाती है। और फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर किया था, एल डाउन ने किया था 1866 में। ये याद, क्योंकि ये जो डेट है और जो ये चीज़ें क्या होती है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ ली जाती है, तो ये आप याद रख लेना। अब ये जेनेटिक डिसऑर्डर किसकी वजह से होता है, ये क्रोमोसोम की वजह से होता है। और ये क्या होता है, कंजेनाइटल इम्पेयरमेंट होता है, यानी कि मतलब बर्थ से पहले ये क्या होता है, जो डाउन सिंड्रोम होता है ये होता है बच्चे के अंदर। अब ये क्या क्या कोज करता है, ये कोज करता है फिजिकल ग्रोथ डिले, यानी कि फिजिकल ग्रोथ। ऑब्वियस बात है, एक 10 साल का बच्चा ले लो और एक डाउन सिंड्रोम का 20 साल का बच्चा ले लो, तो डाउन सिंड्रोम के 10 साल का, जो 20 साल का बच्चा है वो 10 साल के बच्चे जैसा बिहेव करेगा। फिर अपन देखते हैं माइल्ड टू मॉडरेट डिसेबिलिटी। ये देखते हैं, मतलब माइल्ड टू मॉडरेट डिसेबिलिटी यानी कि कभी कभी उसको बोलने में तो खैर दिक्कत आती है, डिसेबिलिटी भी हो सकती है, यानी कि वो चल नहीं पा रहा हो, तो इस वजह से। और कैरेक्टराइज फेशियल फीचर, यानी कि जो फेशियल फीचर है उसके अंदर क्या हो सकती है, जो दिक्कत आ सकती है। अब अपन देखते हैं क्लिनिकल फीचर, यानी कि क्या क्या इसके मतलब डाउन सिंड्रोम के बच्चे में क्या क्या दिखता है। स्लो ग्रोथ दिखेगी, ऑब्वियसली बात है दिखेगी। इंडिविजुअल आर शॉर्टर देन एवरेज एज, यानी कि 10 साल का बच्चा और 20 साल के बच्चे, मैंने बताया था आपको एग्जांपल। पुअर मसल टोन होगा, स्मॉल हेड होगा, यानी कि छोटा सर होगा उसका। प्रोट्रूडिंग टंग एंड थिक लिप्स, यानी कि जो अपनी जो टंग है वो क्या कि बाहर की साइड में निकली हुई होगी, और जो उसके लिप्स होंगे वो क्या होंगे, थोड़े थिक यानी कि मोटे होंगे। फ्लैट फेल अपीयरेंस, यानी कि अपना जो फेस है ना वो क्या होगा, चपटा वैसे दिखाई देगा। लेक ऑफ मसल टोन, तो ये जो डाउन सिंड्रोम का बच्चा होता है उसके अंदर होता है। फिर अपन देखते हैं इसके डायग्नोसिस। अब डायग्नोसिस मैंने बताया था, जो कैरियोटाइपिंग अभी मैंने पढ़ाया, तो कैरियोटाइपिंग क्या होती है, कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस टेस्ट होती है, जो अपन को बताती है कि जो 21 क्रोमोसोम होता है उसके अंदर क्या हो गई, एक्स्ट्रा कॉपी हो गई है बच्चे की। तो ये हो गया इसके डायग्नोसिस। अब देख लो, अब मान लो कि अपन को पता ही नहीं चला कि बच्चे के डाउन सिंड्रोम है, अपन ने इतना ध्यान नहीं दिया, अब बच्चा हो गया, तो ये तो नहीं कि उसको मार देंगे, तो अपन उसकी केयर कैसे करेंगे, मैनेजमेंट इसका कैसे करेंगे। तो अर्ली चाइल्डहुड इंटरवेंशन क्या करेंगे, जो बच्चा है उसकी ग्रोथ एंड उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड करवाएंगे अपन, उसको वैक्सीनेशन करवाएंगे, उसको प्रॉपर वैक्सीनेशन, ऐसे तो है नहीं कि उसको रेगुलर वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे, वैक्सीनेशन करवाएंगे। अब उसको जो मेडिकल टेक्निक्स में, जैसे मान लो उसको जो मसल टोन की हो रही पुअर हो रही है, तो उसको क्या कर देंगे अपन, मसाज कर सकते हैं, अपन एनिमल थेरेपी दे सकते हैं कि उसके पास कोई मान लो कोई डॉग हो गया ऐसे, जो एनिमल थेरेपी जिससे उसको इमोशनली अटैच हो सके, तो वो क्या करेंगे, उसको एनिमल थेरेपी दे सकते हैं। तो ये हो गया अपना डाउन सिंड्रोम। अब अपन देखते हैं एनटीडी, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, तो इसको आप देख लेना आराम से। सबसे पहले क्या होगी, मोस्ट कॉमन बर्थ डिफेक्ट इन इंडिया, यानी कि इंडिया में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कौन सा होता है, एनटीडी होता है। और एनटीडी मेनली ब्रेन, स्पाइन एंड स्पाइनल कॉर्ड, तीनों को क्या करता है, अफेक्ट करता है। ये क्या होता है, अगर फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में होता है और प्रिवेंटेड होता है इन। अब जैसे मान लो ये फर्स्ट मंथ में कैसे होगा, देखो फर्स्ट मंथ में क्या होगी, न्यूरल ट्यूब होती है वो बेबी की क्या होती है, 21 दिन पे बन के कंप्लीट हो जाती है। अब मदर अगर फोलिक एसिड नहीं ली, आयरन तो अपन बाद में 3 महीने के बाद में देते हैं, पर जो फोलिक एसिड होता है वो मतलब जब बच्चा नहीं, मतलब अपन जैसे प्लानिंग नहीं कर रहे बच्चे की, तो 3 महीने पहले से स्टार्ट की जाती है, बट फिर भी मदर लेती नहीं। तो अगर अपन जितना जल्दी हो सके उतना अपन को क्या करते हैं, जो फोलिक एसिड होती है वो जो मतलब आंगनबाड़ी हो गई या फिर CSC PSC यहाँ पे क्या होती है, प्रोवाइड होती है। तो जितना जल्दी हो सके अपन को जो फोलिक एसिड है वो लेना चाहिए। और अपन जैसे नर्सिंग प्रैक्टिस हो गया, उसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, अपन जाके काउंसलिंग करवा सकते हैं, तो इससे क्या होती है, प्रिवेंट होती है। अब देखते हैं इसकी ईटियोलॉजी, यानी कि किस किस की वजह से अपन को एनटीडी हो सकती है।
फर्स्ट तो है इडियोपैथिक यानी कि अननोन कोज है। सेकंड जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से हो सकती है। एनवायरमेंटल फैक्टर तो पोल्यूशन हो गया, ये ओबेसिटी हो गई, अल्कोहल कंज्यूम हो गया, सिगरेट स्मोकिंग, ये सब क्या हो गए एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से। पुअर फोलिक एसिड इंटेक, मैंने बताया था कि फोलिक एसिड क्या करता है, न्यूरल ट्यूब होता है उसके क्या होता है फॉर्मेशन में हेल्प करता है। फिर ओबेस फीमेल होगी, इनटेक ऑफ एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन, यानी कि एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन ऐसी होती है जो मदर होती है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में लेती है, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है एनटीडी हो सकता है। मेटरनल डायबिटीज़ हो सकती है, हाइपरथर्मिया हो सकता है, वो रेडिएशन इफेक्ट की वजह से क्या हो सकती है, जो एनटीडी है वो बच्चे के अंदर हो सकती है। पर एनटीडी टू टाइप्स से होती है, एक होती है ओपन और एक होती है क्लोज। ओपन एनटीडी में कौन कौन से होता है, एनेंसिफेली, हाइड्रोएनेंसिफेली एंड स्पाइना बाइफिडा। और जो क्लोज में कौन सी होती है, लिपोमेनिंगोसिल और लिपोमाइलोमेनिंगोसिल। देखो ओपन एनटीडी की मैंने पिक्चर है वो मैंने लास्ट में अटैच की है, तो आप देखना, मैं भी दिखा भी देती हूँ आपको। देखो ये तो है एनेंसिफेली। अब एनेंसिफेली क्या होगी, जो फोर ब्रेन है उसका जो फ्लोर है वो बन ही नहीं पा रहा बच्चे के अंदर, तो ये क्या हो गया एनेंसिफेली। और इसकी जो आँखें वगैरह है वो क्या होगी, बंद ही रहेगी बच्चे की। ये गया एनेंसिफेली का बच्चा। ये हो गया हाइड्रोसिफिलस, यानी कि जो ब्रेन के वेंट्रिकल्स है उसके अंदर क्या हो गया, जो फ्लूइड है सीएस वो भर गया। ये हो गया स्पाइना बाइफिडा। देखो स्पाइना बाइफिड सिस्टिका, यानी कि यहाँ पे सिस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। और एक होता है स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, मतलब उसके सिस्ट का फॉर्मेशन तो नहीं होता पर यहाँ पे हेयर और ये एक बोलते हैं ना कि एक खड्डा सा होता है जिसको बोलते हैं डिम्पल लाइक नोच होती है इसके में बच्चे के अंदर, तो वो कौन सी होगी, स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा। सिस्टिका का मतलब ये आप समझ लो कि सिस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये होगी। अब अपन इसको देखते हैं एक बार। सबसे पहले अपन देखते हैं एनेंसिफेली। एनेंसिफेली क्या होती है, अकर वेन हेड एंड ऑफ, मतलब जो हेड होता है उसका एंड क्या होता है वो फेल हो जाता है क्लोज, मतलब वो जो फेल हो जाता है उसको क्लोज होने में। अब इन्फेक्ट विथ कंडीशन आर यूजुअली ब्लाइंड। अब देखो इसकी वजह से देखो बच्चा है वो क्या होगा, ब्लाइंड भी होगा, उसको सुनाई भी नहीं देगा, अनकॉन्शियस रहेगा, और इसका जो मतलब कोई मैनेजमेंट भी नहीं है। जो बच्चा अगर मान लो एनेंसिफेली का हो गया तो इसका मतलब है कि उसका डेथ होना तो तय है, तो ये हो गया एनेंसिफेली। हाइड्रोसिफिलिस में क्या होता है, हाइड्रोसिफिल में जो ब्रेन के वेंट्रिकल्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। स्पाइना बाइफिडा दो टाइप से होता है, स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका एंड ओकल्टा। सिस्टिका में सिस्ट का फॉर्मेशन होता है और ओकल्टा में हेयर और डिम्पल लाइक नोच होती है। अब अपन देखते हैं साइन सिम्टम। अब देखो ब्रेन का ही डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है अच्छे से, तो क्या होगा, लॉस ऑफ ब्लैडर हो गया, लेक ऑफ सेंसेशन हो गया, पैरालिसिस ऑफ लेग हो गया, वीकनेस ऑफ हिप मतलब हिप हो गया, लेग हो गया, इनकी वीकनेस हो गई, और डिम्पल ऑफ सेक्रल रीजन, यानी कि जब ओकल्टा होगी स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा तो वो क्या करेगी, डिम्पल जैसे सेक्रल रीजन है उसमें क्या होगी, डिम्पल का जैसे फॉर्मेशन कर लेगी। अब इसके डायग्नोसिस यानी कि अपन कैसे कैसे फाइंडिंग कर सकते हैं, यूएसजी हो गया, MSAF यानी कि मैटरनल सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन, और जो बच्चे का प्रोटीन है अल्फा फिटोप्रोटीन, इसकी वजह से अपन क्या कर सकते हैं, जो डायग्नोसिस है वो कर सकते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट कोई ट्रीटमेंट नहीं, इसका सर्जरी ही लास्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब अपन देखते हैं जीन थेरेपी। देखो जीन थेरेपी क्या होती है, एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके अंदर जो डिफेक्टिव जीन होता है उसको क्या करेंगे अपन, करेक्ट करेंगे, उसको सही करेंगे। फर्स्ट टाइम जीन थेरेपी 1990 में एक 4 साल की लड़की है उसके ऊपर अपन जो जीन थेरेपी है वो यूज़ करके देखी थी अपन ने। और ये किसके इसमें कौन सी डिजीज थी, इसमें थी एडिनोसिन डाईएमिनेज सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशिएंसी, यानी कि जो अपनी BOT सेल्स होती है, जो इम्यूनिटी वाली सेल होती है उसका क्या हो गया, वो डिस्ट्रॉय होने लग जाती है। तो इसके अंदर अपन ने ये जो जीन थेरेपी है इसके अंदर अपन ने की थी। अब 1990 में 2 चीज़ हो गई, एक तो डाउन सिंड्रोम, नहीं 1990 में एक तो ये कौन सा है अपना जीन थेरेपी, और एक और है वो आप देख लेना कौन सी थी। तो उसकी जो डेट है, ये जो ईयर है वो आपको याद रखना है। फिर अपन देखते हैं जो जीन थेरेपी है उसकी कितने टाइप से होती है, 2 टाइप से। एक होती है सोमेटिक जीन ट्रांसफ़र और एक होता है जर्मलाइन ट्रांसफ़र। सोमेटिक का मतलब जैसे एग और स्पर्म को छोड़ के जिसमें भी अपन जीन ट्रांसफ़र करते हैं उसमें सोमेटिक, और जो एग और स्पर्म में जो अपन जीन ट्रांसफ़र करते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन, जर्मलाइन। फिर अपन देखते हैं टाइप ऑफ सोमेटिक। अब सोमेटिक जो जीन ट्रांसफर है 2 टाइप से कर सकते हैं, एक्स विवो इन विवो। एक्स विवो मतलब आउटसाइड बाहर करवाएंगे, बॉडी के आउटसाइड ग्रो करवाएंगे, फिर जो पेशेंट की बॉडी उसमें अपन वो जीन थेरेपी है वो इंसर्ट करेंगे। और इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर जो पेशेंट की बॉडी उसके अंदर डायरेक्टली ग्रो करवाएंगे।
अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं। देखो एडवांटेज क्या है, यूज टू एलिमिनेट एंड प्रिवेंट इनहेरिडिटी डिजीज़, यानी कि जो डिजीज़ अपने वंशागत होती है उस डिजीज़ को क्या करती है, एलिमिनेट करती है, यानी कि मतलब इसका बोलते नहीं ख़त्म करती है। गिव समवन लाइफ हु बोर्न विद जेनेटिक डिसऑर्डर, यानी कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर से बोर्न हुआ है उसको अच्छी लाइफ प्रोवाइड करवाती है। अब इसकी डिसएडवांटेज क्या है, नॉट लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है। इम्यून रिस्पॉन्स अगेन जीन थेरेपी, यानी कि अपन मान लो किडनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो इसमें क्या हो गया, अपन जो इम्यून सेल होती है वो क्या करती है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। एक्सेप्ट नहीं करेगी तो उसको क्या करेगी, उसके अंदर जो एंटीबॉडी वो फॉर्म करेगी और जो जीन थेरेपी दी है वो क्या करेगी, इनफेक्टिव हो जाएगी। प्रॉब्लम विद वेक्टर, यानी कि जो वेक्टर अपन सोमेटिक जीन ट्रांसफ़र हो गया या फिर जो जर्मलाइन जीन ट्रांसफर हो गया, इसमें जो भी वेक्टर अपन ले रहे हैं यूज़ में वो वेक्टर क्या हो गए, वो ख़राब वेक्टर हो गए, उनमें कोई डिफेक्ट आ गया, तो इसकी वजह से क्या हो सकती है, जीन थेरेपी मतलब अनेबल यानी कि इनफेक्टिव हो सकती है। अब अपन देखते हैं रोल ऑफ नर्स में देखते हैं अपन सबसे पहले कलेक्ट पेशेंट, मतलब जो पेशेंट की हिस्ट्री है और फैमिली हिस्ट्री वो अपन कलेक्ट करेंगे। प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, अब मान लो किसी को मान लो कैंसर है तो अपन क्या करेंगे, उसको ऐसे बोलेंगे कि नहीं कैंसर है तो बच ही नहीं पाएगा, नहीं बोलेंगे ना, उसको अपन साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगे। एंश्योर ऑल नीड ऑफ पेशेंट आर फुलफिल, अपन देखेंगे कि अच्छा पेशेंट अच्छे से बिहेव कर रहा है, अच्छे से उसका जो उसको खाना वाना सब अच्छे से मिल पा रहा है नहीं मिल पा रहा है वो अपन देखेंगे। रेगुलर मॉनिटर ऑफ पेशेंट, मतलब पेशेंट में कोई भी मेडिसिन है उसका साइड इफेक्ट दिख रहा है तो उसको मॉनिटर करेंगे अपन। मेंटेन करेंगे पेशेंट के जो जीन थेरेपी के जो भी रिकॉर्ड है उसको अपन मेंटेन करेंगे और अपन उसको फॉलोअप के लिए बुलाएंगे। अपन ने जीन थेरेपी दे दी तो अपन क्या करेंगे, उसको फॉलोअप के लिए बुलाएंगे। अब अपन देखते हैं जेनेटिक काउंसलिंग। देखो जेनेटिक काउंसलिंग 2 वर्ड से मिलके होती है, जेनेटिक्स प्लस काउंसलिंग। जेनेटिक्स क्या होती है, ब्रांच ऑफ साइंस होती है जिसमें जीन हो गया, जेनेटिक वेरिएशन हो गया और हेरिडिटी होगी, इसकी क्या करते हैं अपन स्टडी करते हैं। और जो काउंसलिंग होती है वो क्या है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन 2 और मोर पीपल हु मीट टू सॉल्व प्रॉब्लम। देखो जो काउंसलिंग क्या होती है, इसके अंदर कम्युनिकेशन होता है और इसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा यानी कि पेरेंट्स, डॉक्टर एंड नर्स वगैरह, तो 2 से ज़्यादा पीपल हो सकते हैं, तो वो क्या करेंगे उसके अंदर, उसको क्या बोलते हैं अपन काउंसलिंग। अभी काउंसलिंग अपन किस में करवाएंगे, जो मदर की 35 से 40 होगी, मदर ही 2 और मोर मिसकैरेज यानी कि उसका अबॉर्शन हो गया, पेरीनेटल स्कैनिंग टेस्ट अब नॉर्मल हो गया, एमनियोसेंटेसिस इल्ड अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, यानी कि एमनियोसेंटेसिस किया और अपन को अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिले तो उसमें अपन क्या करवाएंगे, जेनेटिक काउंसलिंग। अब 2 टाइप से जेनेटिक काउंसलिंग होती है। देखो एक तो होता है प्रोस्पेक्टिव, एक होता है रिट्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है कि प्रेजेंट में क्या चल रहा है, और रिट्रोस्पेक्टिव क्या होता है कि पास्ट में क्या हो गया। अब प्रोस्पेक्टिव मतलब अपन जैसे उनको पता ही नहीं कि डिजीज़ है या नहीं है, तो अपन जैसे नॉर्मल स्क्रीनिंग भी करवाने जाते हैं ना, कि जैसे मंथ में हो गया तो अपन देखते हैं कि अपन ECG करवा लेता कि अपना कार्डिक सही है या नहीं है, तो अपन को पता नहीं है, अपन प्रेजेंट हिस्ट्री देखना चाह रहे हैं, तो ये क्या हो गया प्रोस्पेक्टिव। अब मान लो किसी को कार्डिक डिजीज़ थी पहले, किसी को हार्ट अटैक आया है और उसको ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, तो अपन को पता है डिजीज़ हो रखी है उसको, तो अपन को पता है जो पहले में जो डिजीज़ हो रखी है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन रिट्रोस्पेक्टिव। तो प्रोस्पेक्टिव क्या होता है, डन बिफोर एनी प्रॉब्लम अपीरियंस, यानी कि जो प्रॉब्लम अपीरियंस नहीं हुई उसको जो क्या करते हैं उसके लिए अपन क्या करते हैं, प्रोस्पेक्टिव करते हैं। फिर अपन देखते हैं आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल फॉर एनी पर्टिकुलर डिफेक्ट बाय स्कैनिंग। अपन क्या करेंगे, एक इंडिविजुअल होता है उसकी स्कैनिंग करेंगे तो अपन आइडेंटिफाई करेंगे कि अच्छा कौन सी डिजीज़ है या हो सकती है। जैसे एग्जांपल हो गया सिकल सेल एनीमिया। अब रिट्रोस्पेक्टिव में क्या होता है, डन आफ्टर द प्रॉब्लम हैज़ ऑलरेडी हैपेंड, यानी कि उसको पता है कि ये प्रॉब्लम हो रखी है तो उसको क्या करेंगे अपन चेक करेंगे। यूज़ फॉर कॉन्ट्रासेप्शन हो गया, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यहाँ पे आ लिख देना टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसके अंदर क्या करेंगे अपन, रिट्रोस्पेक्टिव जेनेटिक काउंसलिंग। अब अपन देखते हैं फेजेस ऑफ काउंसलिंग। देखो कम्युनिकेशन हो गया, काउंसलिंग हो गया या IPR हो गया, इनके अंदर सेम फेजेस फॉलो की जाती है, बस थोड़ा सा नाम है ना वो थोड़ा सा ऐसे डिफरेंस लगते जाता है, पर बाकी सब में सेम चीज़ें वो फॉलो की जाती है। सबसे पहले असिसमेंट, यानी अपन असिस करेंगे या तो अपन देखेंगे फाइल के अंदर पेशेंट की में कि अपन हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल जाके अपन पेशेंट की फाइल में देखेंगे अच्छा इसको डिजीज़ है या नहीं। फिर अपन क्या करेंगे, ये क्या हो गया ऑब्जेक्टिव, यानी कि अपन ने ऑब्जर्व किया। सब्जेक्टिव यानी कि पेशेंट से पूछेंगे कि अच्छा आप कितने दिन से भर्ती हो, क्या है क्या नहीं है, ये हो गया सब्जेक्टिव डाटा। फिर डायग्नोसिस, अब जैसे अपन ने पढ़ा, अपन ने जो हिस्ट्री पढ़ी और फिर पेशेंट ने जो बताया उससे क्या बनाएंगे अपन, डायग्नोसिस बनाएंगे। डायग्नोसिस बनाने के बाद में अपन एनालिसिस करेंगे, यानी कि अपन देखेंगे कि अपने जो डायग्नोसिस है वो अच्छे से बनाए या नहीं बनाए। फिर अपन
उसको क्या करेंगे, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाएंगे। जो भी डॉक्टर अपन को बोलेंगे, अपन उनसे बात करनी है, वो अपन को बताएंगे कि आपको ये लगाना है, ये करना है इसके अंदर। तो क्या होगा, ये हो गया कम्युनिकेशन। और फिर लास्ट में रेफरल एंड सपोर्ट। रेफरल अपन क्यों करेंगे, जब अपन मान लो जेनेटिक काउंसलिंग कर रहे हैं और इफेक्टिव नहीं हुई तो अपन अदर जो इंस्टीट्यूट है उसके अंदर रेफर कर देंगे। अगर मान लो वो इफेक्टिव हो गई तो उसको क्या करेंगे, अपन सपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगे। अब ये एप्लीकेशन किस किस के अंदर है जेनेटिक काउंसलिंग, पेरीनेटल यानी कि बच्चे का बर्थ होने से पहले, अडल्ट जेनेटिक काउंसलिंग यानी कि अडल्ट वाले बच्चे में, और पीडियाट्रिक यानी कि पीडिया वाले बच्चों में। इसमें क्या होती है, जेनेटिक काउंसलिंग एप्लीकेबल है। अब रोल ऑफ नर्स क्या क्या होते हैं, गाइडिंग ए वुमेन या फिर कपल थ्रू पेरीनेटल डायग्नोसिस, यानी कि पेरीनेटल डायग्नोसिस किया और फिर अपन क्या करेंगे, जो अपने जो वुमेन या फिर जो कपल है उसको अपन के बताएंगे कि अच्छा आपको ट्राइसोमी है या फिर ये है, ये वो क्या करेंगे, अपन डिजीज बताएंगे। हैपनिंग, पेरेंट्स मेक डिसीजन इन रेगुलर टू एबनॉर्मल डायग्नोस्टिक रिजल्ट, यानी कि अपन जो मान लो कोई पेशेंट है या कोई पेरेंट्स है, उसके अंदर एबनॉर्मल डायग्नोसिस फाइंडिंग हो गई तो अपन क्या करेंगे, उनको बताएंगे कि आपको जो प्रेगनेंसी उसको टर्मिनेट करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको भी दिक्कत आएगी, जो बच्चा होगा उसको भी दिक्कत आएगी। तो उसको उनके जो डिसीजन है उसको हेल्प करेंगे उसको डिसीजन लेने के अंदर। प्रोवाइड सपोर्ट टू फैमिली हैव इमोशनल इम्पैक्ट टू बर्थ डिफेक्ट, यानी कि बर्थ डिफेक्ट हो गया, मान लो कोई बच्चे का बर्थ हुआ उसको बर्थ डिफेक्ट हो रहा है तो उसको जो फैमिली उसको क्या प्रोवाइड करवाएंगे, सपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगे। डायग्नोसिस ऑफ जेनेटिक कंडीशन, यानी कि जो भी जेनेटिक कंडीशन उसके अपने क्या करेंगे, डायग्नोसिस करेंगे। तो ये जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस वीडियो में मैंने कवर करवा दिया। आपकी कल एग्ज़ाम है और कल एग्ज़ाम होने से पहले आपको जो ये क्वेश्चन है वो या फिर जो ये टॉपिक्स है जो इंपॉर्टेंट है वो इसमें कवर हो गए। इसकी लॉन्ग नोट्स मैं अभी आपको टेलीग्राम चैनल पे उस पर प्रोवाइड करवा दूँगी और जो शॉर्ट नोट्स है वो भी आपको मैं प्रोवाइड करवा दूँगी। सो थैंक यू।